गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग अभिकेंद्र बल तक पढ़े थे। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें एक पॉइंट और था, अभिकेंद्र बल कोई विशिष्ट बल नहीं है, बल्कि घर्षण, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल में से कोई भी वृत्तीय गति के समय अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ उदाहरण है अभिकेंद्र बल के। तो पहला, सड़क के मोड़ पर कार को मुड़ने के लिए वृत्तीय गति, आवश्यक अभिकेंद्र बल, यानी कि जब मुड़ती है कार तो एक वृत्तीय गति करती है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण बल से प्राप्त होता है। टायर घिसे हों या सड़क गीली हो तो घर्षण कम हो जाने से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होता एवं कार मुड़ने के बजाय फिसल जाती है। तो इसको, जिससे टायर अगर घिसा हो और या सड़क गीली हो तो घर्षण बल कम हो जाता है, तो इसमें कार मुड़ने के बजाय फिसलने लगती है। तो इसके लिए गति को कम करना आवश्यक होता है। हल्के पिंड को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। डोरी टूट जाने पर अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, जिससे पिंड वृत्त की स्पर्श रेखा पर सरल रेखीय गति करता है और वह स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है। तीसरा, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के उदाहरण, पहला, मोड़ पर सड़कों एवं रेल की पटरियों में ढाल रखा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि सड़कें जहाँ मुड़ती हैं और हाई स्पीड वहाँ पे अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो वो थोड़ा सा, जिधर सड़क मुड़ रही है उधर की तरफ थोड़ा झुकाव होता है। ऐसे रेल की पटरियों में भी होता है। तो सड़क पर मोड़ पार करने के लिए भारी वाहनों, कार, ट्रक, बस आदि को आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r केवल घर्षण से प्राप्त नहीं होता। इसलिए मोड़ पर सड़क एवं रेल की पटरी में ढाल रखा जाता है, जिससे मोड़ पर वाहन स्वयं ही मोड़ की केंद्र की ओर झुक जाते हैं एवं आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको निकाला जाता है। तो माना r त्रिज्या के मोड़ पर सड़क में ढाल थीटा है, तब मोड़ पर कार के झुक जाने से अभिलंब प्रतिक्रिया r भी ऊर्ध्व से थीटा कोण झुक जाती है एवं इसका क्षैतिज घटक r साइन थीटा अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जबकि ऊर्ध्व घटक r कॉस थीटा कार के भार mg को संतुलित करता है। देखिए यहाँ पे ये कार है, यहाँ पे थीटा डिग्री कोण से ये सड़क झुकी हुई है और यहाँ पे r यह जो प्रतिक्रिया बल है यह भी थीटा कोण से झुक जाएगा। यह थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ज्योमेट्री से इसको निकाला जा सकता है। अब इस r के दो घटक होंगे, एक r साइन थीटा, एक r कॉस थीटा। तो r कॉस थीटा इसके भार mg को बैलेंस करता है और r साइन थीटा आवश्यक अभिकेंद्र को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे r साइन थीटा किसको संतुलित कर रहा है? mv²/r को। माना यह समीकरण नंबर 1 है। और r कॉस थीटा यह mg के बराबर होगा। तो दोनों को जब हम भाग देंगे तो टेन थीटा r और r कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा, तो वो हो जाएगा टेन थीटा और यहाँ से m और m कट जाएगा तो मिलेगा v²/rg। तो टेन थीटा इक्वल टू v²/rg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चूंकि सड़क के लिए मोड़ r एवं थीटा नियत है, अतः v भी नियत हो जाती है। तो v नियत होने से चाल इससे अधिक होने पर वाहन मोड़ के बाहर की ओर फिसलने लगता है। इसीलिए वहाँ पे लिखा जाता है कि इतने स्पीड के लिए ये सड़क है। समीकरण 3 m से स्वतंत्र है, अतः मोड़ पर अधिकतम सुरक्षित चाल भार पर निर्भर नहीं करती है, उसके चाल पर निर्भर करती है। मोड़ से गुजरते समय साइकिल सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। आप लोग देखते होंगे, यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में होगा कि जब साइकिल चलाते हैं तो जब मोड़ आता है तो उसमें मोड़ की तरफ शरीर को थोड़ा झुका लेते हैं और सुरक्षित तरीके से मुड़ जाते हैं। तो इसका कारण भी यही अभिकेंद्र बल है। तो आइए देखें इसको। माना एक साइकिल सवार जिसका साइकिल सहित द्रव्यमान m है, r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर v चाल से गुजर रहा है। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r उसे टायर
एवं सड़क के बीच घर्षण बल F से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त हो रहा है? टायरों एवं सड़क के बीच घर्षण बल F से प्राप्त होता है, जो मोड़ के केंद्र की ओर है। अतः F बराबर mv²/r। तो यहाँ पे इसको चित्र के रूप में दिखाया गया है। यह देखिए, ये F है, यह mv²/r है, यह mg उसका द्रव्य भार है, g उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, r उसका नॉर्मल रिएक्शन है, और इस तरह से F यहाँ पे घर्षण बल है। यदि मुड़ते समय सवार सीधा रहे, जैसे ये है पहला वाला चित्र, तो गुरुत्व केंद्र G पर कार्यरत भार mg एवं A पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल Rmg एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं यहाँ पे, जिससे ये दिखाया गया है mg और ये R एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि G के परितः घर्षण बल F का आघूर्ण F इंटू GA जो वामावर्त है, यहाँ पे देखिए F इंटू GA, यह जो है F इंटू GA क्या होगा? वामावर्त होगा। सवार को मोड़ के बाहर की ओर गिरा देगा। यदि सवार भीतर की ओर झुक जाता है तो R एवं mg दक्षिणावर्त बल आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। जब ये दक्षिणावर्त आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं, जो वामावर्त बल आघूर्ण को संतुलित कर देता है एवं साइकिल सवार बिना गिरे मोड़ पार कर लेता है। तो बिना गिरे मोड़ पार करने की शर्त है वामावर्त बल आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बल आघूर्ण। तो इसको F इंटू GB, यह वामावर्त बल आघूर्ण है, देखिए यहाँ पे F इंटू GB, यह देखिए यहाँ पे F इंटू GB, यह इसको वामावर्त घुमाएगा। और दक्षिणावर्त बल आघूर्ण है mg इंटू AB, यह इसको दक्षिणावर्त घुमाएगा mg इंटू AB, यह दोनों बैलेंस होंगे और साइकिल सवार सुरक्षित निकल जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं कि F इंटू GB इक्वल टू mg इंटू AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन GB इक्वल टू F अपॉन mg। अब AB अपॉन GB यह tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा mv²/r अपॉन mg, तो इससे हमको पुनः v² अपॉन rg मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि tan थीटा जो है यह AB अपॉन GB के इक्वल है। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन GB, यह हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस या लंब और आधार। इस तरह से tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन GB और यह mv²/r अपॉन mg होगा v² अपॉन rg। तो tan थीटा इक्वल टू v² अपॉन rg हमको पुनः प्राप्त होगा। तो चूंकि अभिकेंद्र बल घर्षण से ही प्राप्त होता है, अतः यह सीमांत घर्षण μs से कम ही होना चाहिए। इसलिए सवार मोड़ पर बड़ी त्रिज्या r का पथ अपनाते हुए चाल भी कम कर लेता है। आप देखे होंगे कि जब आप स्पीड से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेडियस लेके मोड़ना पड़ता है, अन्यथा गिर जाएंगे या फिसल जाएंगे। यदि मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल की अधिकतम चाल v मैक्सिमम हो तो mv² मैक्सिमम बाई r इक्वल टू μs mg, तो v मैक्सिमम हो जाएगा μs rg। तो यह मैक्सिमम चाल होगी जिससे कि वह सुरक्षित तरीके से निकल जाए। यह समीकरण नंबर 3 होगा। अब अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह एक छद्म बल है, तो इसको आइए देखते हैं। अपकेंद्र बल क्या है? स्यूडो फोर्स इसको कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लगा है, जबकि वास्तव में उस पर कोई बल नहीं लगा होता है। इस प्रकार के आभासी बल को छद्म बल कहते हैं। वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित होता है तो उसे अपकेंद्र बल का आभास होता है, ठीक, तथा इसके वास्तविक प्रभाव का अनुभव भी होता है। तो घूमते हुए झूले पर बड़ा व्यक्ति यदि झूले की रस्सियों को मजबूती से न पकड़े तो बाहर की ओर गिर जाएगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्यक्ति पर बाहर की ओर अपकेंद्र बल, जिसको कोई बल लगा है, जबकि वास्तव में बाहर की ओर कोई बल नहीं होता है, अर्थात अपकेंद्र बल एक छद्म बल है। और यहाँ पे एक उपकरण के बारे में लिखा गया है, अपकेंद्रित, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है और इसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं।
यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस उपकरण में दूध से भरे बर्तन को तीव्र गति से उसकी अक्ष के परितः घुमाया जाता है। बर्तन के साथ दूध भी उसी अक्ष के परितः घूमता है, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दूध की परतों के बीच आंतरिक घर्षण यानी श्यानता से मिलता है। चूँकि दूध स्वयं घूमते हुए बर्तन में है, अतः उसके कण अपकेंद्र बल mv²/r का अनुभव करते हैं। तो क्रीम के कण हल्के होने के कारण कम अपकेंद्र बल का अनुभव करते हुए अपेक्षाकृत छोटी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करके बर्तन के केंद्रीय भाग में एकत्र हो जाते हैं, जबकि दूध के भारी कण बड़ी त्रिज्या के पथ पर बाहरी भाग में चले जाते हैं। इस प्रकार क्रीम दूध से अलग हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब उसको बहुत तेज़ी से घुमा दिया जाता है तो उसका जो क्रीम है वह बीच में सेंटर के पास इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम निकाल लेते हैं। तो ये उसका हल्का होने के कारण वह कम त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करता है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे, इसको नोट्स को तैयार कर लेंगे। और जो इसमें डेरिवेशन यानी कि ये जो कराया गया है साइकिल सवार के लिए, और इसके बाद एक कार को घूमते हुए किसी मोड़ पर किस प्रकार वह सुरक्षित तरीके से निकल जा रही है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक, फिर अगले टर्न पर हम लोग इसके आगे फिर पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। तो इसको कॉपी में आप लोग लिख लें। वीडियो को अगर आपको ज़रूरत है तो 1 से अधिक बार देख सकते हैं। धन्यवाद।